सो हे देयर, आई एम होपिंग आई एम ऑडिबल। तो आगे हम आज का डेली क्वेश्चन लेकर, बाकी देखते हैं क्वेश्चन कैसे क्या करना है। आई होप यू लाइक द इंट्रो टू द वीडियो। आज कुछ नया ट्राई किया है। और आज का क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन तो बहुत इजी है, और वैसे तो मैं कल का और परसों का क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुका हूँ अगस्त में, बट डाला नहीं, अभी महीना शुरू ही हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो लेट्स सी, और बस शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, आइए। ये है आज का क्वेश्चन। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आज का हमारा क्वेश्चन है लीड कोड पे कि हमें दो इंटीजर एरेज दिए हुए हैं, ठीक है। एक का नाम है टारगेट और एक का नाम है ARR। सो वी हैव टू एरेज, वन एरे इज नोन एज टारगेट एरे, वन एरे इज नोन एज ARR एरे। अब हमें क्या करना है? नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू सिलेक्ट एनी नॉन एम्प्टी सब एरे ARR एंड रिवर्स इट। मतलब किसी भी एक स्टेप में ARR से कोई भी एक नॉन एम्प्टी सब एरे सिलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई टारगेट एरे एंड दिस इज माई ARR एरे। तो इसमें से मैं कोई भी सब एरे ले सकता हूं। आई कैन टेक इधर 2, आई कैन टेक इधर 2 4, आई कैन टेक 2 4 1, आई कैन टेक एनी पेयर and I'm allowed to reverse that sub array. Okay. Now what I have to figure out is, अगर मैं ऐसा कितनी भी बार कर सकूं ARR में, तो is it possible कि मैं ARR को टारगेट के बराबर बना दूं? समझे? चलो एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं। यहां पे एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसी को फिर से लेने का ट्राई करें। ओके, इसी को समझा देते हैं। हमारे पास ये रहा एग्जाम्पल, यहां पे लिखते हैं आई हैव एरे 1 2 3 4, दैट्स माई टारगेट। तो मुझे टारगेट के बराबर बनाना है किसको? ARR को। ARR इज गिवन व्हाट? ARR इज गिवन 2 4 1 3, दैट्स माई ARR एरे। करेक्ट करेक्ट। अब इसको मैं क्या क्या सब एरे लूं कि मैं इसको टारगेट के बराबर बना दूं? ठीक है, देखता हूं। तो इसको टारगेट के बराबर बनाने के लिए आई नीड 1 आगे आ जाए, राइट। तो 1 आगे लाने के लिए मुझे 1 किस पोजीशन पे लाना है? 2 की पोजीशन पे। तो अगर इन तीन एलिमेंट्स को रिवर्स कर दूं तो ये 1 4 2 हो जाएंगे। तो मुझे पहला सब एरे तो मिल गया। अभी तक हम सिर्फ ह्यूमन इंट्यूशन से क्वेश्चन समझ रहे हैं, राइट। अभी तक लॉजिक नहीं है ये क्वेश्चन का। तो अगर मैं इसको 1 को आगे लाना है तो ये सब एरे लिया और इसको उल्टा कर दिया। क्लियर? तो कर देते हैं फिर उल्टा, अगर क्लियर बोल ही दिया है तो। 1 4 2 3, ये कर दिया। कर दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद जब मैंने ये कर दिया, तब क्या करना है मुझे? अब मुझे चाहिए कि ये जो 3 है, 3 इतना पीछे नहीं होना चाहिए। 3 2 की पोजीशन पे होना चाहिए, है ना। और 2 4 की पोजीशन पे होना चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं 2 4 को बदल देता हूं और उसके बाद 4 3 को बदल दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो अगर मैं 2 4 को बदल दूं तो कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा कि ये मैंने लिया और 2 और 4 को चेंज कर रहा हूं, तो 2 की जगह 4 आ गया, 4 की जगह 2 चला गया, तो स्टेप 3 हो गया मेरा ये। और जब ये स्टेप 3 हो ही गया है, तो अब बस मुझे 4 3 को और चेंज करना है, तो वो स्टेप कंप्लीट करूंगा तो ऐसा हो जाएगा ये 1 2 3 4। क्या ये टारगेट जैसा दिखने लगा? बिल्कुल दिखने लगा। तो बस हमारा काम खत्म हो गया है। ये थे हमारे 4 स्टेप्स, ठीक है। परफेक्ट। अब क्वेश्चन तो आई गेस समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे टारगेट में एक ही एलिमेंट था, एरे में वही एलिमेंट था, तो बस ट्रू हो गया। अगर एरे में कोई और एलिमेंट होता और एक ही एलिमेंट होता तो हम देख के बता सकते हैं कि कुछ और है। थर्ड क्वेश्चन है, ARR और टारगेट के एलिमेंट सेम नहीं है। 3 और 7 तो सेम है, बट 11 और 9 अलग अलग हैं। तो इसमें तो तुम कोई भी सब एरे ले लो ARR में और उसको टारगेट के बराबर बनाने का ट्राई करो। तुम 9 को 11 में चेंज थोड़ी कर सकते हो, या 11 को 9 में चेंज नहीं कर सकते हो। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट करेक्ट। तो ये तो हो गया हमारा, ह्यूमन इंट्यूशन से हमने क्वेश्चन समझ लिया है। एज अ प्रोग्रामर हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं? तो हमको लॉजिक पॉइंट्स ढूंढने हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। व्हाट विल बी द लॉजिक पॉइंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन? लेट्स सी।
हमें दिख रहा है कि हमारा जो टारगेट और एआरआर है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अकर हो रहे हैं वो हमेशा सेम है। मतलब जो टारगेट में है वही एआरआर में, कुछ भी करो हमेशा ही सेम रहेगा। करेक्ट। करेक्ट। तो अब ये कैसे मैनेज करेंगे हम? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये मैनेज करने के लिए हैश मैप अप्रोच याद है आप लोगों को? कि कोई भी एलिमेंट किसी भी एरे में कितनी बार अकर हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी का एक डेटा स्ट्रक्चर बना लेते थे कि ये एलिमेंट इतनी बार अकर हो रहा है, ये एलिमेंट इतनी बार अकर हो रहा है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी का स्ट्रक्चर बनाते थे उसको बोलते थे हैश मैप। तो अगर मैं दोनों के हैश मैप बना दूं और हैश मैप कंपेयर कर दूं, तो अगर सेम टाइम्स कोई एलिमेंट दोनों में अकर कर रहा है तो ये बहुत लाजमी सी बात है कि कोई ना कोई परम्यूटेशन लगा के मैं उसको कर ही दूंगा। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, इट्स वेरी इजी, एक मेथड मिल गया। दूसरा ये है कि अगर मैं दोनों एरेज को सॉर्ट कर दूं तो वो इक्वल बन जाएंगे। अगर सेम ही एलिमेंट्स हैं तो अगर दोनों एरेज को सॉर्ट कर दूं तो इक्वल बन जाएंगे। ऐसे भी दिमाग लगा सकता हूं मैं, है कि नहीं है? है। तो इसी बात पे चलो अप्रोचेस देखना शुरू ही कर देते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस तो कर लिए हैं। पहली अप्रोच क्या देखी कि अगर मैं दोनों एरेज को सॉर्ट कर दूं, मेरा टारगेट क्या है एग्जाम्पल नंबर 1 में 1 2 3 4, अगर मैं ए आर आर को भी या ए आर आर को भी अगर मैं सॉर्ट कर दूं तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 ही बनेगा। जैसे मैंने इनको सॉर्ट किया, मैंने एक लूप चला दिया इनको कंपेयर करवाने के लिए। अगर लूप में किसी भी पॉइंट पे इनके एलिमेंट सॉर्ट होने के बाद मैच नहीं कर रहे हैं रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस पे, तो क्या रिटर्न कर देना? फॉल्स। बट अगर ये दोनों सेम होंगे और इनमें सेम एलिमेंट्स होंगे तो हर इंडाइस पे सॉर्ट होने के बाद इनके एलिमेंट्स मैच करेंगे। इन विच केस अगर सारे पे मैच कर जाएं तो आखिरी में रिटर्न ट्रू कर देना। अप्रोच नंबर 1 इजी। इजी। नाउ लेट्स कम टू अप्रोच नंबर 2। क्या बोला था? हैश मैप बनाने वाली अप्रोच। बिल्कुल सही। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहां पर एक बहुत बड़ा हैश मैप ले लिया है कि कोई भी कैरेक्टर आ जाए, कोई भी कुछ भी आ जाए। मतलब आई डोंट डू नॉट अग्री विद द साइजेस, बट ये साइजेस क्यों लिए बताऊं? ये इसलिए लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट दिया होगा। देखो, टारगेट की लेंथ कितनी हो सकती है? इतनी, मतलब टारगेट के एलिमेंट 1 से 1000 तक हो सकते हैं, एआरआर के एलिमेंट 1 से 1000 तक हो सकता है। तो ये भाई ने 1 से 1000 तक की सारी फ्रीक्वेंसीज के नंबर का हैश मैप बना लिया। ये जो डेटा स्ट्रक्चर होगा ये क्या होगा? फ्रीक्वेंसी 1 पे, फ्रीक्वेंसी 2 पे, फ्रीक्वेंसी 3 पे, मतलब इसमें 0 इंडेक्स से लेके 1000 इंडेक्स तक सारे इंडाइसेस होंगे। राइट? होंगे ना? दिखाता हूं कैसे होंगे। लाइब्रेरी प्लीज। थैंक यू। इनके पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होगा जो कि कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर रहा होगा कि 0 1 2 और उसके बाद यहां पे कहीं पे आगे जाते जाएंगे ये नंबर्स, और यहां पे होगा 1000वां। तो जब मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं ना कोई भी एरे, तो एक्चुअली मैं कुछ ऐसे इनिशियलाइज कर रहा हूं उन चीजों को कि 0 से लेके 1000 तक। अब ऐसे ही ये एग्जैक्ट एक हैश मैप ऐसे ही बन रहा होगा। एक हैश मैप बनेगा CNT1 नाम का, एक हैश मैप बनेगा CNT2 नाम का। वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा, टारगेट को इटरेट करूंगा। टारगेट एरे को इटरेट किया, और टारगेट एरे का जो भी एलिमेंट है वो किस में स्टोर हो रहा है? यहाँ पे वी में। तो वी जो एलिमेंट है उस नंबर का इंडाइस मैंने CNT1 में प्लस प्लस कर दिया। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे हो रहा है। सपोज मेरे टारगेट में क्या था, हमें याद है हमारे टारगेट में क्या था? 1 2 3 4। टारगेट में था 1 2 3 4। वेरी गुड। ठीक है भाई, तो टारगेट में था 1 2 3 एंड 4। क्या बात है। मैंने इटरेट करना शुरू किया टारगेट को, तो टारगेट की वैल्यूज किस में आ जाएंगी? वी में। दिस इज कॉल्ड एन फॉर ईच लूप। तो टारगेट की वैल्यू 1 आ गई वी में, तो पहले इंडेक्स पे मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे 1 कर दिया। सिमिलरली सेकंड इंडेक्स पे क्या कर दिया? 1 कर दिया। थर्ड इंडेक्स पे क्या कर दिया? 1 कर दिया। फोर्थ इंडेक्स पे क्या कर दिया? 1 कर दिया। ये कौन सा एरे है? ये है एरे जिसका नाम है काउंट 1। ठीक है। क्या नाम है? काउंट 1। परफेक्ट। अब सिमिलरली एक एरे और बनेगा। क्या बनेगा एक एरे और? काउंट 2। काउंट 2 में हमारे पास
किसका इटरेशन करके भर रहे थे वैल्यूज, अभी के लिए वैल्यूज गायब कर देता हूँ, ठीक है। ये वैल्यूज मैंने अभी के लिए गायब कर दी हैं, ऐसे बाद में फिर भरनी पड़ेंगी, आई नो। बट यहाँ पे मेरे पास एरे था 2 3 4 1, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे एरे था 2 3 4 1। आई होप दिख रही है स्क्रीन, बेटर दिख रही है स्क्रीन, ओके। तो हमारे पास एरे था 2 3 4 1। ये जो हमारे पास 2 3 4 1 था यहाँ पे, अब हमने इटरेट किया, तो सबसे पहले यहाँ पे v की वैल्यू क्या हुई सेकंड फॉर ईच लूप में, v की वैल्यू हो गई 2, तो 2 की फ्रीक्वेंसी एक यहाँ पे 1 से बढ़ा दी, फिर फ्रीक्वेंसी 1 की बढ़ा दी, फिर फ्रीक्वेंसी 4 की बढ़ा दी, फिर फ्रीक्वेंसी 1 की बढ़ा दी। अब मैं चेक आखिरी में क्या कर रहा हूँ, आखिरी में चेक कर रहा हूँ कि मुझे रिटर्न कर दो काउंट 1 काउंट 2 बराबर है कि नहीं। मुझे भी नहीं पता था कि मैं वेक्टर्स को ऐसे डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूँ, तो आज मेरे लिए भी एक नई सीख है कि भाई मैं वेक्टर्स को डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूँ, ओके। और थर्ड अप्रोच मुझे आज ही पता चली है, और ये एक बहुत ही यूजफुल एसटीएल ऑपरेशन लगा। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस एसटीएल ऑपरेशन। दिस इज कॉल्ड द इस परम्यूटेशन ऑपरेशन। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर मुझे चेक करना है कि इफ वन एरे इज बेसिकली द परम्यूटेशन ऑफ अनदर एरे, तो मैं पहले एरे का बिगिन डाल दूं, पहले एरे का एंड डाल दूं, और दूसरे एरे का बिगिन डाल दूं, दैट्स इट। अब अगर ये सब एरे रीअरेंज करके एरे एआरआर को रीअरेंज करके टारगेट बना सकते हैं, तो बेसिकली एआरआर इज अ परम्यूटेशन ऑफ टारगेट ना। तो ये दोनों एक दूसरे के परम्यूटेशन है, ये सिंपली ये एसटीएल रिटर्न कर सकता है। चलिए एक बार एसटीएल भी देख लेते हैं कैसे काम करता है इस परम्यूटेशन। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज अगर मिल जाएगा तो अच्छा ही होगा, बट यस, दीज आर द 3 ways we can do this question and the question is finished. So I hope you liked the video. It was a very easy question. I know कि कोई इसके लिए देखेगा भी नहीं वीडियो, बट अप्रोचेस इतनी सारी पता चलना, ये एक्स्ट्रा फंक्शन पता चलना, आई थिंक इट इज अ बेनिफिट इफ यू वॉच द वीडियो एंड यू विल रियली लाइक इट। प्लीज गेट बैक टू मी कि इंट्रो वगैरह कैसा लगा, और अभी के लिए तो हम देख लेते हैं कि इस परम्यूटेशन कैसे काम करता है। ठीक है, इस परम्यूटेशन एसटीडी एल्गोरिथम, इस परम्यूटेशन टेस्ट whether sequence is a permutation of other or not. It uses operator equal to for comparison. This was defined in C++11. Okay, okay. तो फॉरवर्ड आइटरेटर 1 फर्स्ट 1, फॉरवर्ड आइटरेटर 2 फर्स्ट 2, फॉरवर्ड आइटरेटर 2, मतलब पहले का फॉरवर्ड आइटरेटर फर्स्ट 1 लास्ट 1, और फिर सेकंड का आइटरेटर और उसका पहला वाला वैल्यू। मतलब सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, यहाँ पे ऐसा भाई क्या दिया है ना। आई कंप्लीटली अग्री, मुझे भी अजीब अजीब सा लग रहा है। तो फर्स्ट वन लास्ट वन क्या है, इनपुट आइटरेटर्स टू द इनिशियल फाइनल पोजीशन ऑफ द फर्स्ट सीक्वेंस, ARR डॉट बिगिन ARR डॉट एंड। ऐसा डरना नहीं इतनी भारी अंग्रेजी से। और फर्स्ट टू क्या है, इनपुट आइटरेटर टू द इनिशियल पोजीशन ऑफ द सेकंड सीक्वेंस। तो हमको कुछ नहीं देना है, पहले सीक्वेंस का इनिशियल और फाइनल पोजीशन देना है, सेकंड सीक्वेंस का इनिशियल पोजीशन देना है, बस इतना ही बोल रहा है ये। इतना डरना नहीं है, अंग्रेजी भारी है लेकिन कोई बात नहीं। ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, इतना तो अब किसी को भी पता है बेसिक डीएसए करने वाले को। इस परम्यूटेशन आई गेस, हाँ इस परम्यूटेशन में इतना ही है सीखने के लिए। दीज आर वेरी यूजफुल फंक्शंस आई गेस। पार्टीशन फंक्शन देखते हैं एसटीडी का, शायद हमारे कुछ काम आ जाए। C++ has a class in its STL library which allows us easy partition algorithm using certain inbuilt functions. Partition refers to the act of dividing element of container depending upon the given condition. Partition begin end condition. This function is used to partition the elements on the basis of condition mentioned in its arguments. Okay, देखते हैं क्या होता है begin end condition. Is partitioned, this function returns boolean true if the container is partitioned, else it returns false. Let's see how it goes. So we have a container named vect. So vect is a vector here. Okay, आई नो हमारा क्वेश्चन हो गया, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं, तो मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा कहां से एक्स्ट्रा ज्ञान शुरू हुआ है। आई गेस अगर हम ऐसे एसटीएल रूल्स थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इन वीडियोस में तो हमारा काफी फायदा हो जाएगा।
तो इस पार्टीशन वेक्ट बिगिन वेक्ट एंड, और आखिर में क्या है? हम्म एरे है इंट एक्स का, मतलब समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या है। और रिटर्न, इसने कंडीशन रिटर्न करवाई है। स्ट्रेंज, हाउ इज इट वर्किंग? Checking if the vector is partitioned using is partitioned. Okay. एंड में देखो उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, इट्स न्यू फॉर मी आई गेस। सी आउट वेक्टर इज partitioned, वेक्टर इज नॉट partitioned, एंड एल। ओके, तो अगर ये ट्रू होता है, क्या ये पूरी कंडीशन है? देखो कंडीशन लिखने का काफी एक नया तरीका मिला हमें। नहीं, ये है कंडीशन। कंडीशन तो एक्चुअली बस इतनी है, ये पता नहीं क्या है, दिस इज सम न्यू वे टू राइट समथिंग। तो ट्रू पे ये करना है, फॉल्स पे ये करना है, और एंडल हो जाएगा यहाँ पे। ओके, आई एम नॉट श्योर हाउ एग्जैक्टली दिस इज वर्किंग। ओके, कंडीशन लिखने का ये तरीका समझ में नहीं आया मुझे एक्चुअली। एक्सप्लेन दिस वे ऑफ राइटिंग कंडीशन। Okay, it is using a lambda function, but it is missing a few syntax elements to make it a valid C++ expression. Okay, this part defines lambda function, which is an anonymous function that can be used as an argument to other functions in case lambda function takes in this case, okay, got it, takes an integer x and returns true if x is even. Okay, and returns false if it's for not even. Cool, 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 cool. This expression checks if the vector is partitioned such that all elements that satisfy the condition defined by the lambda function comes before all elements that do not satisfy that condition. The is partitioned function returns true if the vector is partitioned according to the predicate, and false if it's not. Okay. See, I'm sure that we did not know this. This is the condition to be checked using a lambda function.
This is a ternary operator right here. He wrote the condition if it's true or if it's false. If it if it's true, this has to be done. If it's false, this has to be done, and this will simply be returned true and false for this whole thing. This is amazing. This is how is partition is used. I get it now. This is what they were doing. Right. So I hope you get it. The syntax is very clear. First of all, in the in partition, we are trying to check. I think it will return false here because the even numbers are not partitioned with the odd numbers here, right? Right. And I'm sure it will return false. Wait to begin, wait to end, and here the condition starts. First of all, they have written the condition, then they have written what to do if the condition is true, then they have written what to do if the condition is false. Perfect. Okay, I guess that will be it for this video. I hope you liked the content and I've tried some new things today. देखते हैं कल के क्वेश्चन में मिलते हैं. See ya. Bye bye.